जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। मेरी नई कहानी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। दीपक एक बहुत अच्छा और बहुत मेहनती इलेक्ट्रीशियन था। दीपक अपने एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस था अपने काम को लेके। दीपक हमेशा जो काम करता वो बहुत अच्छे से करता था और उसको इलेक्ट्रीशियन के काम एज अ गॉड गिफ्टेड था। उसे वो बचपन से ही इलेक्ट्रीशियन का सारा काम आता था। बड़े से बड़े वायरिंग करना, बड़े से बड़े खंभों पे जाके उनको ठीक करना, कुछ करना, जो भी मतलब काम होता है इलेक्ट्रीशियन का वो सब करना दीपक को अच्छे से आता था। और इसी चीज़ को लेके दीपक ने कई बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, बट किसी कारण उसका हमेशा रह जाता था। ऐसे ही इस साल भी दीपक ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, बट किसी कारण रह गया। इस चीज़ को से निराश ना होते हुए दीपक अपने काम को बहुत अच्छे से करता। एज अ इलेक्ट्रीशियन दीपक बहुत फेमस था। उसे रोज़ कई सारे कंप्लेंट्स और कॉल्स आते थे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। कभी मंदिर हो गई, कभी मस्जिद हो गई, कभी चर्च, लोगों के घर से, बंगलों से, विलास से, और ख़ास करके शादी पार्टीज़ में डेकोरेशन लाइटनिंग का काम के लिए भी दीपक को कहा जाता था। दीपक को ऑर्डर्स आते थे। दीपक अच्छा खासा मतलब महीने का अपना अच्छा खासा सेविंग कर भी लेता था और उसका जो खर्च होता था वो अलग। दीपक को कोई शिकायत नहीं थी कभी किसी से। दीपक सुबह 8 से अपना काम फ़ोन ऑन करता कंप्लेन और कॉल्स के लिए, और शाम 8 बजे तक रहता था। अगर बाई चांस किसी का कॉल और आ जाता है रात में तो दीपक कभी मना नहीं करता था, चाहे वो रात में कितने भी बजे करे। इनफैक्ट दीपक हमेशा सोते हुए अगर कॉल आ गया तो उठ के उस इंसान को की हेल्प के लिए काम करने जाता था। उसे लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आज की डेट में रहना लाइफ इजी बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को लेके दीपक हमेशा तुरंत चले जाता था। ऐसे ही एक दिन दीपक को एक कॉल आता है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और दीपक सो रहा होता है। 3-4 कॉल लगातार बेल होती है, तब कॉल्स आती हैंगी, तब दीपक को सुनाई देता और दीपक उठा के पूछता है। और कॉल पे दीपक की बात सिर्फ ऐसी होती है कि दीपक बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ उसको सुनना था। दीपक जैसे ही बोलता है हेलो, वैसे ही एक आवाज़ आती है और उसको एड्रेस बता देती है कि इस वेला का नाम बताती है। वेला नंबर बताती है कि ये वेला नंबर हैगा, इस रोड पे हैगा, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम है, आपको वो देखना हैगा। दीपक बोलता है ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, मेरे घर से वो वेला काफ़ी दूर है। दीपक उठता है, मतलब हाथ मुँह धो के फ्रेश होता है और उसके बाद फिर तुरंत अपने बिल्डिंग से नीचे उतर के तुरंत अपनी बाइक लेता है और बताए हुए लोकेशन पे जाता हैगा। आधे घंटे में, जैसे दीपक ने कहा वैसे आधे घंटे में वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है। उसके बाद दीपक पहले तो ढूंढता है कि यार यही वो वेला हैगा। मतलब पूरा सुनसान पड़ा हैगा, वो एक भी लाइट नहीं जल रही थी। और दीपक सोचता है क्या पता, हो सकता है कि यही वेला हो। बट जब दीपक उस वेला के बाहर गेट पे देखता है तो लॉक होता हैगा, बड़ा सा ताला और जंजीरों से बांधा होता है वो गेट। और जो भी अंदर पेड़ होते हैं ख़ास करके पौधे, वो सब एकदम से बेजान सूखे पड़े होते हैं। और देख के लग नहीं रहा था कि ये वेला कई सालों से कभी खुला भी होगा। दीपक एकदम सोच में पड़ जाता है कि क्या ये हकीकत, मतलब जो यहीं से कॉल आया था, क्योंकि बाहर नेम प्लेट पे तो साफ साफ वेला का नाम भी लिखा था, जेंस वेला नाम भी लिखा था, जेंस वेला नंबर भी लिखा था 139, और ऑनर नाम भी लिखा था, बट ऑनर के नेम के आगे लेट लिखा था।
तो दीपक को लगता हैगा कि क्या पता किसी के मतलब जिन्होंने घर बनवाया हो उनके नाम पे हो और अब कोई और उनके जब बच्चे रह रहे हों। बट कह रहा कि जब कॉल आए तो मैं कैसे जा सकता हूँ जब गेट बंद है। तो दीपक सोचता है कि क्या मैं फिर से कॉल करूँ, और फिर दीपक कॉल करता हैगा। कई बार कॉल लगता ही नहीं है, कई बार कॉल करता है दीपक, इनफैक्ट 4 से 5 से मतलब 6-7 बार कॉल करता है दीपक, नहीं लगता। और फिर दीपक सोचता है अब मैं चले जाता हूँ, फिर कोई अगर कॉल आएगा तो फिर मैं देखता हूँ। दीपक अपनी बाइक पे बैठता है और फिर अपने घर के लिए चले जाता है। दीपक ने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था, फिर उसी नंबर से कॉल आता है और बोलता है कि आप आए नहीं अभी तक। दीपक बोलता है कि मैं आ गया था बट बाहर ताला है। बोला कि उस गेट पे ताला है, आप पीछे वाले गेट से आ जाइए। बोला कि आप पीछे से आप आएंगे, वहाँ का गेट खुला हुआ है, आप डायरेक्ट एंटर कीजिएगा और नीचे वाला गेट भी खुला हैगा और सीधा आप घर में आ जाइएगा। और सेकंड फ्लोर पे आगे से लेफ़्ट वाला रूम है, सामने फ्रंट गेट है ब्राउन कलर का, आप उस गेट के अंदर चले जाके वायरिंग देख लीजिएगा। दीपक बोलता है ठीक है। तो दीपक तुरंत अपने बाइक को टर्न करके और फिर से उसी वेला के पास जाता है। अब वो पीछे के गेट पे जाता है और वहाँ कोई गेट नहीं था, आधी टूटी हुई दीवार थी जिसको मतलब नांग किया क्रॉस करके दीपक अंदर जाता हैगा। और एकदम से पूरा सुनसान पड़ा, बहुत एकदम रफ़ हो रखा था, बहुत गंदगी हो रखी थी। मतलब वहाँ पे कहीं कोई चूहा मरा हुआ है, कहीं कोई चिड़िया मरी हुई है। मतलब बहुत घने घने पेड़ बहुत घने पेड़ जो एकदम सूख चुके हैं, एकदम देख के बस हॉरर साउंड कर रहा है वो। और जो गेट था, जिस गेट से दीपक को एंटर करना था, वो भी आधा गेट टूटा हुआ था। दीपक बोलता है ऐसे कैसे घर में कोई रह सकता हैगा। फिर सोचता क्या पता ये लोग वायरिंग करवा के फिर रेनोवेशन वगैरह कुछ करवाना हो, इसलिए मुझे इस टाइम बुलाया है ताकि अपना काम फिर शुरू कर सकें। दीपक बोलता है कोई नहीं, मुझे तो अपने काम से मतलब है, अपनी काम करना है, पेमेंट लेना और वापस फिर चले जाना है। इस चीज़ को दीपक बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोचता है। दीपक अंदर जाता है, अंदर बहुत अजीब सी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। दीपक से वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर दीपक अपने जेब से रुमाल निकाल के अपने मुंह पे बांधता है और फ़ोन का टॉर्च ऑन करता है, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल उजाला नहीं था, एकदम से अंधेरा था घर में और कोई भी नहीं था। दीपक हैरान हो जाता है कि कॉल आया मगर कोई है नहीं, मतलब मैं तो अपना काम कर दूंगा मगर मेरे पैसे कौन देगा। दीपक सोचता है क्या पता ऊपर सेकंड फ्लोर पे कोई हो। दीपक ढूंढते ढूंढते सीढ़ियाँ स्टेयर ढूंढते जाता है धीरे धीरे ऊपर। और तब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी होती है, वहाँ के सामानों को सामान ढका होता है और उन पर इतनी सारी धूल मिट्टी डस्ट होता है कि तब देख के बहुत अजीब लगता है कि इस घर में कोई रह सकता है। इनको वायरिंग कराने से पहले साफ़ सफाई करनी चाहिए, दीपक ऐसा अपने मन में बोलता है। और फिर वो सेकंड फ्लोर पे जाता है और जैसे बताया गया था उसको, वो एग्जैक्ट उसी रूम में जाता है। और रूम डोर के जस्ट बगल में ही एक टेबल होता है, वहाँ पे एक पेपर लिखा होता है और एक पेपर वेट से उसको मतलब उसके ऊपर पेपर वेट रखा होता है। उस लेटर को जैसे ही देखता है उस पर दीपक का नाम लिखा होता है। नाम देख के दीपक शॉक हो जाता है, मतलब मेरा नाम, दीपक का पूरा नाम उस पर लिखा था, दीपक कुमार रस्तोगी, उस पर पूरा नाम लिखा हुआ था दीपक का। जैसे दीपक देख के पढ़ता है इसे, उस पर पढ़ता हैगा उसको, तो उस पर लिखा होता हैगा कि दीपक जी आपको इस रूम की वायरिंग कर देनी है और आपको पेमेंट कैश नहीं होगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट सुबह हो जाएगी। आप पेमेंट की कोई चिंता मत कीजिएगा, बस आप हमारा काम कर दीजिएगा। दीपक सोचता ठीक है, जब लिख दिया तो कोई नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। जैसे ही दीपक अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के और मेन बॉक्स एक होता है उस रूम का जहाँ पे सारे स्विचेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे खोलता हैगा। और जैसे उसको खोलता है वैसे उसके अंदर से एक चमगादड़ मरा हुआ नीचे गिरता है। दीपक एकदम से देख के और डर जाता है, बोलता है इसके अंदर चमगादड़ कहाँ से मर सकता है, तब वो आया कहाँ से इसके अंदर, कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं जो हवा के साथ घुस जाएगी। और दीपक अपने
कहता है कि यार मतलब दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यार चमगादड़ कैसे आता है, उसके दिमाग में वही घूम घूम के आ रहा है, कहता है चमगादड़ कैसे आ सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। दीपक सोचता है छोड़ो जो भी है, अब मैं अपना काम देखता हूँ। तो जब दीपक एक बार चेक करता है वायरिंग, तो कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ नहीं रही थी। दीपक कहता है इसको कहाँ से सही करूँ कि इस पर इलेक्ट्रिसिटी आए, और उन्होंने सिर्फ इसी रूम का कहा है, मुझे और किसी रूम का कहा भी नहीं है। और इतने में ही दीपक को आवाज़ आती है कि बिल्डिंग ऊपर कोई आ रहा है उसी रूम के पास। दीपक तुरंत वहाँ से हटके और बाहर खड़ा होता है कि मैं उनसे पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो कहाँ से होता है, मेन स्विच एमसीबी कहाँ पे हैगा जहाँ से मैं चेक कर सकूं एक बार। तो सिर्फ आवाज़ आती है, होता कोई नहीं है। दीपक बहुत देर तक खड़े खड़े देखते परेशान हो जाता है, फिर वो अंदर जाता है। फिर एक बार वो सारे स्विचेस को चेक करता है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं, कुछ भी पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो आ रहा है। तब इलेक्ट्रिसिटी आ ही नहीं रही थी, वहाँ पे वायर्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब दीपक को ये परेशानी थी कि मैं कहाँ से चेक करूँ कि इनका मेन पावर कहाँ पे है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है पूरे घर में। दीपक को कुछ पता नहीं और कोई बताने वाला भी नहीं था। अचानक से दीपक को बेड के ऊपर लगता हैगा कि कोई कुछ खा रहा हैगा। दीपक पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है आप कौन, तब आप कब आए, मुझे आपसे कुछ पूछना हैगा। और वो दीपक का कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ अपने मतलब पूरे फेस पे बाल थे उसके, और कुछ खा रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी, ऐसा खाने की आवाज़ आ रही थी। दीपक देख के एकदम हैरान हो जाता है, शॉक होता है कि अब ये क्या है। और अचानक से एक आवाज़ आती है टिंग, और वो पूरे घर में देखता है लाइट आ गई। मतलब बहुत अच्छे से उस घर में लाइट आ रही है, फ़ैन चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा हैगा। टीवी में सिर्फ ब्लर ब्लर आ रहा हैगा, कुछ पिक्चर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। फ़ैन चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट जल रही है। फिर अचानक से बंद। दीपक कहता है अभी तक तो था नहीं, अभी कैसे हो गया। फिर दीपक बोलता है कि क्या पता इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया हो इसलिए। फिर लाइटें अचानक से पिकल करने लगती है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू। और एक आवाज़ आती है, तुझ जैसे ही लोग अपनी मौत को खुद बुलावा देते हैं, और तुझ जैसे ही लोग मेरा खाना बनते हैं। इतनी रात में एक फ़ोन कॉल पे विश्वास करके तुझे आ गया, और इस बंजर खंडर में तुझे मैंने बुलाया था, और अब तू मेरा खाना बनेगा। दीपक बोलता है ये क्या मजाक है सर, हाँ ये जगह थोड़ी है ऐसी, बट प्लीज़ डोंट बी जोक, अब मेरे साथ जोक मत कीजिए प्लीज़। और अब आप मुझे बताइए कहाँ से क्या करना है, और ताकि मैं अपना काम करूँ, और मुझे अब नींद आ रही है थोड़ा, और मुझे अपने घर जाना है। वो बोलती, फिर वो जो बेड पे एक एंटिटी होती है वो बोलती है कि तो अब घर नहीं जाएगा, अब तू मेरे पेट के अंदर जाएगा। बोलती है हर महीने मैं तुझ जैसे ही एक इंसान को बुलाती हूँ, और वो मेरे पूरे महीने का खाना होता है। इससे पहले कई सारे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कई सारे लोग आ चुके हैं, बट आज तक कोई भी इस वेला से बाहर नहीं जा पाया है। और तू कैसे जाएगा, अपनी खैर मना। दीपक ये सुन के अपना सामान तुरंत उठाता है और तुरंत भागता है, तुरंत एकदम से तब अपने फुल स्पीड में वो उतरने की कोशिश करता है। और वो पीछे से आवाज़ आती है कि तू कुछ भी कर ले, तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। दीपक जैसे ही उस गेट के पास पहुँचता है जहाँ से वो एंटर किया था, वो अचानक से गेट बंद हो जाता है, और वो आधा टूटा हुआ था, और दीपक उसके बाहर जा ही नहीं पाता, वो बीच में अटक गया था। उसकी आधी बॉडी उस तरफ, आधी बॉडी इस तरफ थी। दीपक बहुत घबरा चुका था और नहीं जा पाता। फिर वो पूरे बंगलों में भागता है कि मैं कहीं से तो बाहर निकल सकूं, बट कहीं से भी उसको आसार नज़र नहीं आ रहे थे।
दीपक फिर उस बंगलो की टेरेस पे जाता है और वो जो एंटिटी थी वो दीपक के पीछे पीछे आती है, चलते हुए नहीं उड़ते हुए। दीपक से बोलती है कहीं भी चले जा, मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। दीपक जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है छत पे पहुंचता है और एक पाइप होता है, बहुत पतला सा पाइप होता है, छत से अंडर नीचे से लेके छत तक होता है, जो कि टंकी में पानी जाने का पाइप था। उस पतले से लोहे के पाइप से दीपक कैसे भी करके धीरे धीरे करके उतरता है और नीचे देखता है तो वो एंटिटी नीचे बैठी खड़ी होती है, अपने दोनों हाथों को फैला के कहती है दीपक आओ और मैं तुम्हें खाऊं। ऐसे वो कई बार बोलती है एंटिटी। दीपक बोलता है आज मतलब मेरा बचना शायद मुश्किल है, और कहता है भगवान प्लीज़ मेरे फैमिली मेम्बर्स को आप संभाल लेना, और शायद मेरी बॉडी भी अब उनको नहीं मिलेगी। दीपक तुरंत अपना फ़ोन मिलाता है ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सके और बता सके। उसी पाइप पे खड़े मतलब पाइप को पकड़ के एकदम से दीवार से टच हो जाता है दीपक, और अपने एक हाथ से बहुत कस के पाइप को पकड़ के रखा होता है, और जिस चीज़ से पाइप को जॉइन किया जाता है दीवार से, उस पर अपने दोनों अंगूठों को रख के दीपक खड़ा होता है और कॉल करने की कोशिश करता है। और दीपक के वॉलपेपर पे माँ दुर्गा की फ़ोटो होती है और उसके अंगूठे एकदम से कटने लगते हैं, और वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है वैसे ही अंगूठे दर्द की वजह से दीपक के हाथ से फ़ोन गिर जाता है, और वो फ़ोटो जस्ट उस एंटिटी के सामने आती है और एंटिटी उस फ़ोटो को देख के अचानक से गायब हो जाती है। दीपक तुरंत उतरने की कोशिश करता है, फिर से उसके अंगूठे एकदम कट चुके थे, उसके हाथ भी छिल चुके थे। कैसे भी करके धीरे धीरे उतरता है और अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है माँ दुर्गा मेरी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा मेरे घर तक। और वो तुरंत जाता है अपनी बाइक पे, और थोड़ी ही दूर जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है। वो मतलब बंगलों से वेला से बाहर निकल जाता हैगा, तुरंत फांद के मतलब जो टूटी हुई दीवार थी वहाँ से तुरंत जाता, मतलब पैर बढ़ा के फांद के कूद के जाता है और अपनी बाइक पे बैठता है। और जैसे ही वो आधे रास्ता कवर करता है जहाँ से उसने टर्न किया था, वहीं पे उसे एक आदमी मिलता है और बोलता है भाई उसी वेला से आ रहे हो ना? दीपक बोलता है हाँ, आपको कैसे पता? कह रहा है तुम पहले इंसान हो जो उस वेला से आ रहा है, तुमको जाते हुए मैंने देखा था और पीछे से काफ़ी आवाज़ मारी थी, मगर तुमने शायद सुना नहीं। वो वेला आज से नहीं कई 100 सालों पुराना हैगा। कहते हैं वो वेला आज़ादी से पहले से भी पुराना हैगा, और उसके अंदर एक आत्मा घूमती है जो उस वेला की मालकिन होती है, जो इतनी ख़तरनाक है, वो जीते जी भी जितनी ख़तरनाक थी वो मरने के बाद उससे दुगनी तिगनी ख़तरनाक है। और उस वेला के अंदर कई लोग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। एक तुम हो जो आ गए हो, आज के बाद उस वेला की तरफ मुड़ के भी मत देखना। ये बात सुन के और दीपक तुरंत अपने घर की ओर चले जाता है। उसके बाद ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आपको अपनी नई कहानी के साथ मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। कहानी कैसी लगी इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कई सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल भूतिया संडे।